हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जैव विविधता। देखिए, जैव विविधता कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे जीव जंतु जो है इस पे आश्रित होते हैं, ठीक है। और इस पर जो है हर जीव जंतु अपना जो है क्रियाकलाप करते हैं। तो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो देखा जाए, अगर हम पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें, जैव विविधता ही है हमारा, तो जैव विविधता जैविक विविधताओं का एक संक्षिप्त रूप है। और सरल शब्दों में जैव विविधता जीव प्रजातियों और एक क्षेत्र की पारिस्थितिक तंत्र की कुल संख्या होती है। और इसमें आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता शामिल होता है। यानी 3 तरह की विविधताएं जो है यहाँ पर सम्मिलित होती है। पौधे और जानवरों ही जैव विविधता के छोटे घटक निर्माण करते हैं। देखा जाए तो जैव विविधता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें पौधे जानवर अपना जीवन यापन करते हैं। और आपको ये बात साफ कर दूं कि इन जीव जंतुओं के कारण ही पर्यावरण का संतुलन जो है बना हुआ है। कहते हैं अगर आप इसका विनाश करते हो और इनकी जो है अगर मात्रा घटी तो जर्नल सी बात है, प्राकृतिक बहुत सी चीज़ें जो है उथल पुथल हो जाएगी। और इवन आज के समय में आपको देखने को भी मिलता है, जहाँ पर बरसात होनी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ती है, जहाँ गर्मी होनी चाहिए वहाँ बरसात होती है, जहाँ ठंड होना चाहिए वहाँ गर्मी है, जहाँ गर्मी वहाँ ठंड है। ये सारी चीज़ें जो विभिन्नताएं आपको देखने को आज के समय में मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम मनुष्य ही है। क्योंकि देखा जाए तो कहते हैं जैव विविधता में वो सभी कुछ सम्मिलित है जो ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो तो इसका पर्यावरण पे जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और पर्यावरण में जब विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो हमारे जीवन को भी काफ़ी इफेक्ट करेगा। क्या आप ये बात जानते हो कि जो अदृश्य सूक्ष्म जीव जैव विविधता के सबसे बड़े घटक का निर्माण करते हैं? आप समझ सकते हो कि जो सूक्ष्म जीव हमारे आँखों से नहीं दिखती है वो जैव विविधता का एक बहुत बड़ा घटक का निर्माण करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कौन कौन से जो है जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो कि यहाँ पर हर जीव जंतु को दर्शाया गया है जैव विविधता के अंतर्गत। यानी हर जीव जंतु जो है पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसमें इंसान को भी रखा गया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इवन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, सूक्ष्म जीव को भी सम्मिलित किया गया है जो हमारे अपनी आँखों से दिखता नहीं है। अब समझिए कि ये सारे जीव जंतु मिल के, पेड़ पौधे मिल के जैव विविधताओं को जो है एक सुचारू रूप देता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हुई तो जर्नल सी बात है हमारे पृथ्वी पे जो है तहलका मच जाएगा, चारों तरफ जो है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। और आज के समय में देखने को भी मिलता है, आपने देखा होगा कई क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है, कई क्षेत्रों में अचानक तूफान आ जाती है। तो इन सब का कहीं ना कहीं कारण जो है इंसानी है, जिन्होंने पर्यावरण को जो है बहुत ही क्षति पहुंचाई है। और इवन कि बहुत से जीव जंतु नष्ट भी हो गए हैं। कारण क्या है? हमारा आधुनिकीकरण। आपको पता ही है कि आज हम लोग जो जहाँ पर हम 2G से ज़िंदगी जला रहे थे, आज हम 5G तक पहुँच गए हैं। अब सालों में देखिए 6G भी आ जाएगा। तो ये इतना तरक्की भी जो है हमारे लिए विनाश का कारण सिद्ध हो सकता है। शायद मैं एक बात आपको याद दिला दूं, हड़प्पा कल्चर भी पूरा सभ्य कल्चर था, सभ्यता कहा जाता है, तो उसका भी विनाश हो गया। क्या हमारा सभ्यता का विनाश नहीं हो सकता? सभ्यता हो जा सकता है, क्योंकि हम भी वही गलती कर रहे हैं जो पुराने समय में दूसरे सभ्यताओं ने किया था। कहते हमें अपने आप को इतना भी आधुनिकता में आड़ में नहीं खेलना चाहिए कि हम पर्यावरण को ही भूल जाए। आपको शायद ये बात मालूम होगा कि पर्यावरण के रिगार्डिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से प्रोग्राम बनाए गए हैं, लेकिन सार्थकता रूप में देखा जाए तो इसका कोई भी कहीं तक कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ नाम के जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया है, लेकिन कहीं भी इसका कोई भी जो है चिन्ह नज़र नहीं आता है। तभी तो कहा जा सकता है कि आने वाला समय में पर्यावरण बहुत ही तबाही करेगा,
इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हमारे समक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए जीन, प्रजातियाँ, परिस्थिति तंत्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और हर एक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी रहता है। तो इसलिए आपको ये शब्दों को जो है लिख भी लेना चाहिए, नोट भी करना चाहिए, ठीक है, और आगे भी बढ़ना चाहिए। कहते हैं जीन आनुवंशिकता के बुनियादी जैविक इकाई हैं। जीन जो है आनुवंशिकता का अर्थ होता है जो हमें दूसरे से प्राप्त होती है। जैसे आपको भी माता पिता से बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुआ है, तो वो जीन है, हम भी माता पिता के एक जीन है। तो जीन जो है आनुवंशिकता यानी दूसरे के कॉपी का एक राइट होती है, उसे जैविक इकाई कहते हैं। किसी एक प्रजाति के जीन उसी प्रजाति जीन से सामान्य होते हैं। आपको पता है पेड़ जैसे दिखेंगे, डॉगी जो होगा डॉग की तरह दिखेंगे, इंसान की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने प्रजाति के जीन जैसे ही दिखते हैं और जिन विशेष प्रजाति विशेषताओं को नियंत्रित भी करते हैं। यानी जो जीन होते हैं जिन जीव जंतु के, उसके प्रजातियों को जो है ये नियंत्रित करती है और उसको आगे प्रफुल्लित भी करती है। तो ये जीन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके पश्चात है प्रजातियाँ। देखिए यह एक ऐसा समूह होता है जो कुछ सामान्य विशेषता या गुणों और अंतर प्रजनन करने में सक्षम होती हैं। ये प्रजातियाँ कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि गाय के भी कई प्रजातियाँ बनाई गई है। ये समझाने के लिए आपने देखा होगा कि गाय के भी बहुत से हाइब्रिड बनाए गए हैं। इवन कि अगर आप कहते हैं कॉलीफ्लावर ले लो, यानी जो है गोभी ले लो, आप देखते हो गोभी कितने सारे प्रजातियां हैं। गांठ गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है, फूल गोभी भी है, ब्रोकली भी है। तो बहुत से प्रजातियां हैं ये, यानी एक ही स्पीसीज के कई रूप में आ गए हैं, तो वो उसकी प्रजातियां कहलाएगी। आपको समझ में आ गया प्रजातियां क्या होती है? अब भूल नहीं सकते कि विशेष गुण वाले होते हैं, वो होते तो उसी चीज़ का पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ क्षमता विकसित हो जाता है, वो उसके प्रजातियां कहलाती हैं। उसके पश्चात है पारिस्थितिक तंत्र। किसी क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर क्रियाएं पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। सिंपल सी बात, जो आपके आसपास जीव जंतु, ठीक है, रहते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। यानी आपने देखा होगा, और पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको पता है कि नदी हो सकता है या कोई दो तालाब हो सकता है, जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। और ये भी आप कह सकते हो कि किसी क्षेत्र में सजीव निर्जीव घटकों के मध्य जो अंतर्क्रियाएं स्थापित होती है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। तो ये तीनों शब्द जो है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात है भारत में जैव विविधता की स्थिति। देखिए दोस्तों, भारत में जैव विविधता की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता है जिस तरह भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इनके लिए जैव विविधता बनाए रखना बहुत ही दुष्कर्म कार्य होगा, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनको आवास की आवश्यकता होगी, फैक्ट्रियों लगाने की आवश्यकता होगी। तो जैव विविधताओं के साथ बहुत ही जो है विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा और इवन देखने को भी मिलता है। आपने देखा होगा कई क्षेत्र में जो है वन अधिक मात्रा में थे, लेकिन उसको काट के वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ों को जो है इंसानों के लिए बना दिया गया है और पेड़ पौधों को तो ऐसे काट दिया गया है जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था और इवन कोई सोचा भी नहीं इस बात का कि इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं आज हम ये सोचते हैं कि हम इतना क्षेत्र को काट दिया तो पर्यावरण को कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर आगे हम यही सोचेंगे इतना क्षेत्र को काट देंगे तो पर्यावरण को क्या असर पड़ेगा, और धीरे धीरे हम पूरे ही क्षेत्रों को, पर्यावरण को जो है बिल्कुल ही पेड़ पौधे से नग्न कर देंगे। तो ये सही नहीं है। कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके ही विनाश का एक रास्ता तय होता है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचिए कि हमने थोड़ा काट दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ा। और आप थोड़ा काट रहे हो, वो थोड़ा काट रहे हैं, सोचिए पर्यावरण कहाँ तक पहुँचेगा। पहले के समय में अगर गाँव के क्षेत्रों में देखा करते थे तो बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए करते थे, लेकिन आज के समय में चले के जाकर देख लीजिए कोई भी क्षेत्र में सबको सब जो है ज़मीन बना दिया गया है या घर बना लिया गया है। तो सोचिए कितना पर्यावरण जो है अपने आप में चेंज हो चुका है और इसका प्रकोप हमें स्वयं ही झेलना पड़ेगा। और भारत में तो देखने को मिला ही मिला है, लेकिन ये ना सोचिए कि भारत में ऐसा हालात पहले से था। कहते हैं जब हम ध्रुव से और भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में वृद्धि काफ़ी होती है। भारत में 18°4 उत्तर और 37°6 उत्तरी अक्षांश और 68°7 जो है पूर्व और 97°25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसकी अद्भुत स्थिति के कारण भारत में समृद्ध जैव विविधताएं पाई जाती है, क्योंकि भारत में जैव विविधता हर एक कंट्री से बहुत अधिक है।
यद्यपि भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भूमि का क्षेत्र केवल 2.4% ही है। आप समझ सकते हो कि 100% में हमारे पास सिर्फ 2.4% ही भूभाग है, बाकी सभी देशों के पास अधिक है। हमारे पास बहुत ही कम एरिया है। लेकिन विश्व जैव विविधता प्रजातियों की कुल संख्या लगभग 8% है, जो सभी देशों से अधिक है। विश्व में विविधता प्रजातियों की संख्या जो है 17.5 करोड़, जो यूनेस्को 1995 के विश्व जैव विविधता का आकलन के अनुसार है। यानी 1995 में जो आकलन की गई थी 17 दशमलव कुछ समथिंग जो है नोट डाउन की गई थी। अब देखा जाए विश्व कुल प्रजातियों का 6% भारत में पाए जाते हैं। यानी विश्व कुल प्रजातियों का 6% हमारे भारत में मिलते हैं। और देखा जाए तो और भी इंटरेस्टिंग बात ये रहता है कि 45,000 पौधे विश्व की वनस्पति का लगभग 18% शामिल प्रजातियां भारतीय जंगल में पाए जाते हैं। 85,000 पौधे, और देखा जाए तो पूरे विश्व के 12% हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है। भारत में विश्व के 12% जैव विविधता आकर्षण केंद्रों में 2 भारत में है, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और एक पश्चिमी घाट में है। यानी भारत में विश्व के जो 12 जैव विविधता क्षेत्र हैं वो या तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है या पश्चिमी घाट में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है। अगर बात हम करेंगे पॉइंटों की तो कहते हैं जैव विविधता उत्तर सतह के देशांतर प्रजातियों का एक आकर्षक क्षेत्र है। और ये वे प्रजातियां हैं जो एक निश्चित सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। यानी इनका एक सीमित क्षेत्र होता है। देखिए हर जीव जंतु का अपना एक क्षेत्र बनाए गए हैं, तो उन्हीं क्षेत्रों में वो काफ़ी निवास करते हैं। हम इंसान भी उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर हर चीज़ को सुविधाएँ हों। तो जीव जंतु का भी कुछ हद तक रूल यही होता है। कहते हैं मेगा जैव विविधता अलग पौधे और जानवरों के विभिन्न प्रजातियों जो कहीं और उपलब्ध नहीं है, एक अद्भुत संयोजन है। यानी देखा जाए तो कहीं और इतनी प्रजातियां नहीं मिलेगी जितनी की प्रजातियां भारत में हैं। तो कहा जाए तो भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा दायित्व भी बनता है इनकी संरक्षण करने का। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं बता दूं कि हमारे देश में जितने प्रजातियां थी, बहुत से प्रजातियां जो है विलुप्त हो चुकी है और ऐसे बहुत से प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे आ रखी है। लेकिन देखा जाए तो सरकार ने भी प्रयत्न किया है, लेकिन वो प्रयत्न सिर्फ कागजी बातों में ही है, वास्तविकता में कहीं तक देखने को नहीं मिलता है। और देखने को मिलेगा भी कहाँ से? बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विचारकों का ये मत था कि 5G आएगा तो जीव जंतु पे बहुत काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जो है 5G लाने की पूरी परमिशन दे दी। तो समझिए कि सरकार पर्यावरण की तरफ बिल्कुल ही रुख नहीं कर रखा है। उनको तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को खुश करने का मकसद है, क्योंकि उनको इलेक्शन में वही लोग जिताने में हेल्प करते हैं। हमारे पर्यावरण तो कभी कर ही नहीं सकते। तो सोचिए इसका प्रकोप किसको मिलेगा? जब बाढ़ आती है तो मंत्री लोग जो है वहाँ पर जाते नहीं है पैदल, वो जहाज़ों से निरीक्षण करने आते हैं आपके क्षेत्र में। तो इसका प्रकोप हम पे ही पड़ने वाला है। और मैं हैरानी के से बात ये देखा कि इस पर जो 5G लॉन्च की गई, कोई राजनीतिक नेता ने एक उंगली तक नहीं उठाया कि आप 5G क्यों लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि इससे जीव जंतु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इवन कि मनुष्यों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाला समय में बहुत मनुष्य क्रोधित होगा, बहुत ही जो है उसको फर्टिलाइजर चीज़ों में, बहुत से चीज़ों में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार ने कभी ये बात को नहीं सोचा। आज तो हमें मोबाइल ऑन किया और फटाक से चल गया, ऐसा सिस्टम चाहिए। लेकिन दोस्तों ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और त्रिपान सेंटर ये भी बात कहता है कि सरकार को इस पर जागृत होने की ज़रूरत है, पर्यावरण का संरक्षण करने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं हमारा संरक्षण करने वाला भी कोई न बचे। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है, जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व भी अपने स्थान पे बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात को तरफ यहाँ पर बताया गया है कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधार है। कहते हैं अगर किसी भी मंजिल का अगर आधार कमज़ोर हो तो मंजिल बहुत ही जल्दी गिर जाता है। तो सोचिए जब पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैव विविधता एक आधार है, हम तो आधार को ही खोखला कर रहे हैं।
हम तो आधार को ही नष्ट कर रहे हैं। तो सोचिए कि हमारे धरती पर क्या जीवन का अस्तित्व बना रह सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और शायद इस बात से आप भी भली भांति समझते हो कि पृथ्वी पर अगर जीव जंतु नहीं रहे, पेड़ पौधे नहीं रहे, तो मानव का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। फिर हमारे लिए तरक्की क्या और आधुनिकीकरण क्या, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कहते हैं जब जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तभी मनुष्य है। क्योंकि अगर देखा जाए पृथ्वी पर आधार है तो जैव विविधता ही पृथ्वी पर जो है आधार है। और इसके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। जैसे आज बड़े बड़े लोग सब जो है इसको आंक रहे हैं। वो तो कहते हैं पता नहीं पैसे कमाने की होड़ में ऐसे लगे हुए हैं, ना तो उनके सामने कोई पर्यावरण दिखता है और ना ही कोई आने वाला भविष्य दिखता है। उनके सामने तो सिर्फ पैसे ही जेब में चाहिए। मैं पूछता हूँ ये बात कि इतने पैसे लेके क्या कीजिएगा? कहते हैं जब इंसान जीवन को त्यागता है तो हाथ में उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन आप न जाने कितने जीव जंतु, कितने पेड़ पौधों को नष्ट करके इस धरती से जा रहे हो। तो धरती के लिए क्या छोड़ा तो आपने? ये गलत है। कहते हैं जीवन में उतना ही हमें कष्ट करने की कोशिश करना चाहिए जिससे दूसरे को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। लेकिन क्या करें, आज लोग इतने अंधे हो गए हैं कि पेड़ पौधों को तो ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं। कहते हैं हमारे पास, कहते प्राकृतिक चीज़ों को तो ऐसे मार रहे हैं अपने यूज़ के लिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। जबकि हम सिंथेटिक चीज़ भी हम बनाना जान चुके हैं, सीख चुके हैं, फिर भी जीव जंतु की हत्या होती है। इवन कि देखा जाए जीव जंतु को अगर मारने में कोई केस दायर किसी के ऊपर होता है तो कहते हैं ये केस तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, डेट आती रहती है, डेट चलता रहता है और उसका कभी फैसला आता ही नहीं है। क्यों आएगा? बड़े लोगों ने जो ये काम किया है तो उसका फैसला क्यों आएगा? क्योंकि कहते हैं ना अदालत भी तो वही है जहाँ पर इंसाफ इतनी जल्दी मिलती नहीं है। कहते हैं दोस्तों ये हमारा अस्तित्व की सवाल उठ रहा है। कहते हैं अगर दूसरे जीव जंतु को ख़त्म कीजिएगा, पेड़ पौधों को नष्ट कीजिएगा तो कहाँ से इंसान आगे बढ़ पाएगा? कहाँ से संसार में जो है जीवन का अस्तित्व बना रह सकता है? और ये बात यहाँ इस पॉइंट भी बता रहा है कि इसको महत्व कम करके आंका नहीं जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जीव जो है क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक वातावरण में रहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो पृथ्वी सिर्फ मनुष्य का ही नहीं है घर। एक वायरस से लेकर बैक्टीरिया तक, एक छोटा सा जीव से लेकर जानवर तक सभी का है। लेकिन इंसान जो अपने आप को पावरफुल कह रहा है शायद वो तुच्छ है। और इसका सबूत भी देखने को मिला। जब कोरोना वायरस आया तो सब के सब सिमट के रह गए और किसी का कुछ नहीं चल सका। कहते हैं लोगों ने वैक्सीन भी अपने आप में खूब लगवाया लेकिन उसका भी कुछ नहीं होने वाला है। आप लगाइए और देखिए आने वाले में इसका कैसा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगा वो भी आपको उजागर होगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि पर्यावरण के साथ जो मिला हुआ रहेगा जीवन में हमेशा खुश रहेगा। क्योंकि ये भौतिक वातावरण में रहते हैं और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में अन्यामिश्रित और अंतःवशिष्ट हैं, यानी अन्यामिश्रित और अंतःसंहृत हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों को सामान्य जलवायु दशाएं वाले क्षेत्र में अलग समुदाय या समूह में पाए जाते हैं? क्योंकि ये अलग अलग समुदायों में रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में वनस्पति की प्राकृतिक जानवरों के जीवन को निर्धारित करती है। आपने देखा भी होगा कि ये आहार श्रृंखला होती है। पेड़ पौधे खाने वाला जीव जंतु है, जीव जंतु खाने वाला जीव जंतु है, तो ये आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला में आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी जीव जंतु को अगर आप उसमें से नष्ट कर देते हो तो उस पर आश्रित होने वाले सभी जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। जब एक जगह के वनस्पति में बदलाव आ जाता है तो जानवर को भी जीवन में बदलाव और साथ ही साथ ये मानव जाति को भी काफ़ी प्रभावित करता है। अब देखिए ये शब्द कहते कितने महत्वपूर्ण हैं। आप शायद शब्दों को सिर्फ देख रहे हो, इसकी गुणों को नहीं समझ रहे हो कि जब जानवरों को भी जीवन में बदलाव आएगा। क्यों आएगा? जब किसी वनस्पति को आप नष्ट करोगे। और जब जानवरों में बदलाव आएगा तो मनुष्य क्यों नहीं प्रभावित होगा? ये बताइए मुझे। आज जो बीमारी इतने हो रही है कहीं ना कहीं हमारी बदलती आदतें भी हैं।
कहीं ना कहीं बदलती आदतें हैं। कहते हैं बहुत सी ऐसी बातें हुई है आज के समय में जो सही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो हम आधुनिकता के आड़ में हर चीज़ बदलते चले जा रहे हैं, क्या ये पुराने समय में ऐसा हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। अब एक ही मैं बात करता हूँ, अगर पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में क्या सिलेंडर हुआ करता था खाना पीना बनाने के लिए? ये मैंने आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि उस समय देखिए, अगर सिलेंडर पे कहते हैं खाना बनता है तो बहुत से लोगों ने ये विचारधारा रखा है कि इससे गैस बनती ही बनती है, पेटों में गैस बनता है और गैस से आपको पता है हर एक व्यक्ति परेशान है। पुराने समय में फिर सिलेंडर यूज़ क्यों नहीं की जा रही थी? क्या आज हम इतने आधुनिकता में आ चुके हैं? क्या पहले के समय में लोग लकड़ी पे खाना नहीं बनाया करते थे? प्राकृतिक भी वो लोग संरक्षण करते थे, क्योंकि प्राकृतिक से लकड़ी मिलता था, तो प्राकृतिक में पेड़ पौधे भी बहुत लगाया करते थे और उसी की लकड़ियों का यूज़ करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज सिलेंडर ने उसकी जगह ले लिया है, तो सोचते हैं कि पेड़ पौधे लगा के क्या मिलेगा। सरकार भी अच्छा खासा प्रोग्राम बनाती है, जब कोई पर्यावरण दिवस होगा तो 2-4 पेड़ लगा के तस्वीर खिंचवा लेती है, उसके बाद दोबारा कोई नज़र भी नहीं आता पेड़ पौधों के साथ। तो सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये बदलता हुआ लाइफस्टाइल हमारे जीवन को कहीं नष्ट दहस तो नहीं कर रहा है? जो आए दिन आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाते जा रहे हो, बार बार दवाई खा रहे हो। आज तो कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका सुबह दवाई से स्टार्ट ना होता हो। अरे भाई, आज नहीं हो रहा है, कल तो होगा ही होगा। अब क्यों सोच में पड़ गए कि मैं तो खाता ही नहीं हूँ दवाई, कल जब बीमार पड़ोगे तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सब हुआ क्यों? ये सब हमारे प्रकृति के खिलवाड़ करने के कारण हुआ है। मानव जाति बहुत ही इससे प्रभावित हुई है। पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी घटक के नुकसान पर प्रतिकूल परिस्थितियां तंत्र के अन्य घटकों को प्रभावित करती है। देखिए, साफ बात लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी घटक को आप नुकसान पहुंचाते हो तो इसका दूसरे प्रजातियों पर प्रतिकूल परिस्थिति तंत्र के अन्य घटकों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए सोचने वाली बात है कि हमें जीव जंतु को संरक्षण करना चाहिए, और इस पे जो है एक छोटा मोटा कानून नहीं, सख्त कानून होना चाहिए। कहीं भी अगर कोई ठेकेदार, कोई भी बिल्डर अगर ज़मीन बेच रहा है, जंगलों के क्षेत्र को बेच रहा है, सरकार को इस पर कदम से कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार भी क्या करेगी? रजिस्ट्री कर देती है फटक से, क्योंकि सरकार को जेब में पैसा हो जाता है। अब देखिए जाकर कहीं किसी भी क्षेत्र में जब सरकार के पैसे कम जाते हैं तो बिल्डोजर लेके आ जाते हैं घर तोड़ने के लिए, और जैसे जेब में पैसा ठूस देते हैं, बिल्डोजर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब क्या है? क्यों दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत सख्त कानून प्रशासन बने हुए हो? अगर आपको कानून सख्त बनाने तो आप रजिस्ट्री ही नहीं करते। सबसे पहली बात रजिस्ट्री ही नहीं करते। तो ये क्या लोगों से पैसा सुनने के लिए आए दिन चले आते हो? शायद आपको ये बात नहीं नॉलेज है कि उस जगह को बेचारे ने खरीदने के लिए न जाने कितनी तरह के मेहनतें की, और आप बना बनाया चीज़ को 2 सेकंडों में नष्ट कर दिया। इसका ठेकेदार का कुछ नहीं जाएगा आम गरीब का, उसके आंसू बहेंगे। बड़े लोगों का तो कुछ नहीं है, 1 रुपया की 50 लाख में बेच के आते हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए, सरकार अगर इस पर सख्ती बरतती तो शायद वो ज़मीन भी नहीं बिकता, और आम गरीब जो है 1 रुपया इकट्ठा करके उसको खड़ा भी नहीं करता। तो ये बात कोई नहीं सोचता है। आज हर क्षेत्र में जो है एक बहुत बड़ी खेल खेली जा रही है, जो पर्यावरण को नष्ट करने के लिए खूब जोर कोशिश किया जा रहा है। हम पारिस्थितिक तंत्र का एक विभिन्न भाग हैं, क्योंकि हम भी जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक भाग हैं। पेड़ काटने, जानवरों को मारने के कारण मनुष्य पारिस्थितिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। तो मनुष्य ही जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि मनुष्य अपने आप को बहुत पावरफुल बना लिया है और कहता है कि मैं बहुत सभ्य हूँ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सभ्य हैं। कहते हैं किसी जीव जंतु को मारना और काटना ये सभ्यता का निशानी कभी नहीं हो सकती। जो अपने आप को सभ्य कहते हैं और जीव जंतु पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं, समझिए वो सभ्य नहीं है, वो असभ्य हैं। पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा कैसे प्रभावित होते हैं, ये आपने आए दिन समाचार पत्र और पत्रिकाओं में लेखिकाओं में देखे ही होंगे। सबको इस बात का पता है, लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और कहते हैं भाई मुझे क्या लेना इससे। यही बात है ना। गांधी जी भी यही बात सोचते कि भाई मुझे देश को आज़ाद करा के क्या मिलना है, तो शायद देश भी हमारा आज़ाद नहीं होता। इसलिए आप जो सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, आप लोग भी प्रयत्न कर सकते हो, कोशिश कर सकती हो।
सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। सरकार सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाती है, कुछ नहीं करती। सरकार तो कहते हैं ना, उन सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि 5 साल के बाद अपने सीट को हम कैसे बचा के रखें, कहीं दूसरा पार्टी उस पर अधिकार ना कर ले। इसलिए वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाती रहती, तरह तरह के कमेंट मारती रहती, तरह तरह के जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाती रहती है और पेड़ पौधे जीव जंतु को जो है नष्ट करती रहती है, क्योंकि सब ये खेल है। तो इन खेल में आम नागरिकों को नहीं फंसना चाहिए। आम नागरिकों का दायित्व है कि पेड़ पौधों को संरक्षित करें। कहीं अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधे काट रहे हैं तो आपको उसको संरक्षित करना चाहिए। और आप सोचिएगा कि मैं कैसे संरक्षित कर सकता हूँ, तो मैं आपको जो है चिपको आंदोलन का याद दिला देता हूँ। अगर सोचिए, उन महिलाओं के पास बच्चे नहीं थे जो चिपको आंदोलन के कारण मारे गए, क्या वो भी वही बात सोचते जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे पेड़ पौधों से क्या, मैं संरक्षण कैसे कर सकता हूँ? तो शायद चिपको आंदोलन भी आपको पढ़ने को नहीं मिलता। वो औरत अगर यही बात सोचती कि पेड़ पौधों काटने से बचाने से मुझे क्या मिलता, तो शायद जो है चिपको आंदोलन की हिस्ट्री भी नहीं बनती। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं एक कुछ बनाना है आगे तो कुछ करना है। कहते हैं बहुत कुछ आप लोगों ने कर लिया, पर्यावरण के लिए कुछ करके देखिए, जिससे आप जीवन निर्धारित होता है। हर जीव जंतु इसी से चलता है। कभी किसी जीव जंतु को संरक्षित करके देखिए, बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। कहते हैं हम आम इंसान हैं, आम गरीब हैं, हमारे पहुंच इतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन मैं तो हैरान उन लोगों से हूँ जिन्होंने ये किताब पढ़ के आगे गए। हमसे अच्छा ज्ञान ही उनके पास ज्ञान है, लेकिन जैसे वो कोई पद ग्रहण कर लेते हैं, सारा जीवन उनका एक ही चीज़ पे उनका अटक जाता है कि पैसा कहाँ से मैं लूँ, किससे असलूँ, किसको गला काटूँ। यही विचारधारा बड़े बड़े लोगों के दिमाग में चलने लग जाता है। कहते हैं बड़ा बनने के बाद इंसान को जो है जितना अपने लिए करना चाहिए उतना पर्यावरण के लिए करना चाहिए, लेकिन उनका पर्यावरण की तरफ थोड़ा भी रुख नहीं होता है। पढ़ के यही किताब सब जाते हैं। इवन कि बीए में जाइए, बीए में तो पर्यावरण अगर आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आपको डिग्री भी नहीं मिलने वाला है। इवन कि अगर छोटे क्लास में देखिए पर्यावरण आ चुका है, हर क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बहुत बड़ी अच्छी जानकारी दी गई है। लेकिन जब ये लोग बड़े बन जाते हैं, कोई अच्छा पद प्राप्त कर लेते हैं, तो इनका रुख बिल्कुल ही बदल जाता है। सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि पैसे कैसे अपने घर में इकट्ठा करें। तो अब बात सोचिए ना कि जो 50,000 रुपये कमाने वाला है, 5 साल के बाद उसके पास करोड़ अरबों रुपया का संपत्ति हो जाता है। अरे भाई, अरबों रुपया कहाँ से आ गए? आप तो महीने में सिर्फ 50,000 रुपये ले रहे थे सरकार से, या लाख रुपया ले रहे थे। ये जो 75 करोड़ रुपया आ गया, इतना सुख सुविधाएं कहाँ से आ गया? बरस गया क्या आपके ऊपर? ये आपको भी पता है और आपको भी समझ है इस बात की, लेकिन हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमारी इतनी पहुँच ही नहीं है। जब कोई मंत्री पर कोई कहते हैं अगर छापा उपा पड़ती है तो एक ही बात बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी का सब षड्यंत्र है, सब चाल है। चलिए, आप भी चाल चलिए। पर्यावरण किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। वो तो जो करना है वो तो करेगा ही करेगा। पर्यावरण नहीं सोचता है कभी भी। आप जितना मर्जी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर लीजिए, जितना पैसे इकट्ठा कर लीजिए, एक बाढ़ आएगा और सारे पैसे पानी बन के उड़ जाएंगे। पर्यावरण का तो आपने संरक्षण किया ही नहीं, तो कहाँ से आपका कुछ बच पाएगा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। कहते हैं दोस्तों, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत हताश हूँ। कहते हैं पर्यावरण को जो क्षति पहुँचाई जा रही है, और मुझे सिर्फ आप ही एक माध्यम हो जिससे मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मन जो होता है दुखी हो जाता है। जब पर्यावरण के ऊपर कोई चैप्टर आता है, कोई टॉपिक आता है, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण है और मैं हताश हूँ इस पर्यावरण के देख के, क्योंकि चारों तरफ जो है पर्यावरण का विनाश का लीला ही रची जा रही है, जो सही नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आप ही लोगों में कोई अच्छा बनेगा, कोई अच्छा पद पे जाएगा और मेरी पढ़ाई हुई बात समझ में रहेगा, तो शायद कोई अच्छा कदम उठा ले, तो शायद मेरा पढ़ाने का जो है सफलता हासिल हो जाएगा और मुझे हर कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश सदैव करता रहता हूँ। कहते हैं हमें ज़रूरी समझना चाहिए कि पेड़ पौधे और जानवरों के क्षेत्र में अन्य मिश्रित और भौतिक वातावरण में अंतर संबंध है, और इस पारितंत्र में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के भी अत्यंत मूल्यवान हैं और ये निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे भोजन, पानी, फाइबर, ईंधन आदि की उपलब्ध कराना। ये सारे के सारे हमें जीव जंतुओं से ही प्राप्त होती है। जलवायु और रोग के कारण धारण के लिए लोगों को सर्दियों में सर्दी, खांसी से और मानसून में पेट के संक्रमण से पीड़ित होना, ये सब के सब जो है जलवायु और रोग सब इन्हीं चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होती है।
उसके पश्चात है जैव विविधताओं में कमियों के कारण। कहते हैं बढ़ती आबादी और बदल रही जीवन शैली की प्राकृतिक संसाधनों के जो है व्यावहारिक दोहन करना जिम्मेदार करना है। यानी यही कारण सबसे बड़ा बना है कि प्राकृतिक चीज़ों का जो है हम दोहन अधिक से अधिक कर रहे हैं। दोहन का मतलब होता है दोस्तों नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जैव विविधता के नुकसान में यह परिणाम आया है और परिणाम स्वरूप यह प्राकृतिक कोई योग्यता मानव अस्तित्व के लिए माल और सेवाओं के वितरण की क्षमता को प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जैव विविधता की कमी से न केवल भौतिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पे भी काफ़ी हर्ष हो रहा है। तो हर क्षेत्र में देखिए सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी चीज़ों का जो है विनाश हो रहा है, हर्ष हो रहा है। अब यहाँ पर एक जो है पाई चार्ट आपके समक्ष है, जैव विविधता और पेड़ पौधों को हानि किस प्रकार हो रही है। तो आप देख सकते हो कि मूल कारण जो यहाँ पर है वन्यजीव शोषण, बढ़ती जनसंख्या, बदलती जीवन शैली और विकास, सार्वजनिक नीति। तो इससे सबसे अधिक पर्यावरण प्रभावित हुई है और ये पाई चार्ट भी जो है बिल्कुल इस बात को उजागर कर रहा है। अगर हम बात करें प्राथमिक कारण की, तो प्राथमिक कारण तो एक ही है। देखिए अधिक कटाई हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई, गरीबी, जनसंख्या। तो देखिए ये सब मानव के द्वारा ही काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। तो मानव को अपनी सोच विचार को बदलने की आवश्यकता है और पर्यावरण को संरक्षण करने की आवश्यकता है। अब देखिए इन सब बातों से तो यही बात यहाँ पर उजागर हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है वर्ष 2010 में जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की थी। देखिए कहते हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की घोषणा हुई है लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। इवन कि IUCN भी जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है के अनुसार 2010 में 52,000 में से लगभग 18,000 प्रजाति विलुप्त होने की सूचना दी गई। देखिए 18,000 प्रजाति विलुप्त हो गई, क्यों हुई? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है नेटवर्क है और ये शायद आपको फिल्मों में भी दर्शा के दिखाई गई थी। लेकिन कहते हैं ना इंसान के समक्ष सब कुछ रहेगा लेकिन फिर भी वो अंधा बन के रहेगा। कहते हैं फिल्मों में भी ये सब बातें दर्शाई जाती है कि ये सब नेटवर्क जो है कंपनियां अपने लालच की आड़ में, अपनी जो है उपभोक्ता बढ़ाने के चक्कर में, अपनी सेवाओं को उच्च करने के चक्कर में तरह तरह के जो है हरकंडे अपनाती है। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती है। सरकार को तो इलेक्शन में इनसे पैसे मिलती है, तभी तो कुछ नहीं करती है। क्या करेगी वो? उनको कहते हैं जीव जंतु से क्या मतलब है, क्या लेना है प्राकृतिक से। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्राकृतिक प्रेमी नेता हुए हो जो शायद प्रकृति के विनाश के लिए काफ़ी चिंतित हो। लेकिन आज तो सिर्फ नेता लोग एक ही बात से चिंतित है कि मैं कैसे बड़ा पद पे हासिल करूं, कैसे अपना सीट को जो है जमा के रखूं। ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की। संसार की देखा जाए तो 5,490 स्तनधारियों की जो है 78 विलुप्त हो गए हैं। देखिए स्तनधारियों में 78 यानी कम से कम 80 के आसपास विलुप्त हो चुके हैं, जो अपना अस्तित्व ही अब दुनिया में खो चुके हैं। इनका कोई अस्तित्व अब नहीं बचा। अब 188 जो है गंभीर खतरों में है, अभी भी 188 गंभीर खतरों में है, यानी वो कहीं कहीं रेयर क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहे हैं। 540 खतरों में है और कमज़ोर भी हो चुके हैं। अब देखिए सारे जीव खतरों के निशान से गुजर रहे हैं और ये आंकड़े जो हैं 2010 की हैं। अगर 2023 तक की बातें करें तो शायद ये आंकड़ा बहुत ही बदल चुका होगा और बहुत से जीव जंतु जो है अपनी जीवन की कुर्बानी दे चुके होंगे। एम्फीबिया भी विलुप्त होने के खतरे में है। एम्फीबिया देखिए, एम्फीबिया में होता है जो जल में और जो है धरती पर रहते हैं, एम्फीबिया में कहा जाता है और वो विलुप्त होने वाले हैं। संसार की कुल 6,285 में से 1,895 प्रजाति को सबसे अधिक समाप्त होने की धमकी दी गई है। बताइए 1,800 यानी 2,000 करीबन 6,000 में से 2,000 विलुप्त होने के कगार पे हैं। अब इतने बड़े आंकड़े से आप मैं क्या समझाऊं आपको कि इतना गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है, हो चुकी है और होने वाली है। अलग अलग प्रजातियों विलुप्त होने और प्राकृतिक विनाश, भूमि उपयोगिता रूपांतरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और निम्नीकरण में हर्ष हानिकारक दर पर जारी है। यानी आज भी जो है ये रुका नहीं है।
कहते हैं आज हम बहुत सभ्य हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रकृति का ऐसा विनाश किया है और विनाश लीला खेला है जिसका कोई अर्थात वर्ड शब्द नहीं है। क्या आपको लगता है कि विभिन्न प्रजातियों विलुप्त होने में उपयुक्त कारणों का कोई हाथ है? तो ये तो आप पे छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि इसका मेन जिम्मेवार कौन है? अगर जो जिम्मेवार है उसको कृपया मुझे कमेंट करके बताइए कि जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारक व्यक्ति कौन है? कौन करवा रहा है? सरकार करवा रहा है कि आम व्यक्ति कर रहा है? अगर आप एक जागरूक नागरिक हो तो मुझे सरकार और आम नागरिक में से 2 ऑप्शन में से एक लिख के भेजना है जो आपको लगता है कि पर्यावरण का विनाश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी क्या महत्वता है और क्यों ज़रूरी है। हमारे परितंत्र में वनस्पति और वन्य जीवन मूल्यवान संसाधन है मूल्यवान संसाधन, लेकिन आज का आधुनिक युग में मानव नहीं समझ पाए हैं कि ये बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। हम सभी जानते हैं कि पौधे हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, पौधे हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, मानव और जानवरों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं जो हमारी सांस लेने में काफ़ी मदद करती है। अगर पेड़ पौधे नहीं तो हम सांस कहाँ से ले सकते हैं? संभव ही नहीं है। मिट्टी का कटाव रोकना, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तेज पवनें रोके और भूमिगत पानी के भंडार में मदद करने के लिए हमें फल देना, गरीदार फल, तरपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज भी हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं। तो पेड़ पौधों की इतनी महत्ता है जिसका वर्णन शायद करना यहाँ पर कम पड़ जाएगा। इन कुछ पौधों का असंख्य उपयोग होता है और वन्य जीवन के अंतर्गत पशु पक्षी कीड़े स्वरूप के रूप में जलीय जीवन शामिल है। वे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इवन के जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। अब देख लीजिए, मक्खियों हमें फूलों के परागण की सहायता में शहद प्रदान करती हैं। मक्खियाँ जो होती है, मधुमक्खी तो आपको पता ही होगा, ये मक्खियाँ जो होती हैं मधुमक्खियाँ हमें फूलों के परागण की सहायता से शहद प्रदान करती हैं और पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन के रूप में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पक्षियों का भोजन कीड़े हैं और अपघटन के रूप में अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। अपने मृत पशुओं का भोजन करने की क्षमता के कारण गिद्ध एक बेहतर और वातावरण की एक महत्वपूर्ण सफाई करने वाला माना जाता है। अब सोचिए, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि गिद्ध जो है एक महत्वपूर्ण सफाई करने वाला माना जाता है, लेकिन आज इंसानों के गतिविधियों के कारण आपको कहीं गिद्ध नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कारण क्या है? इंसानों के बदलता रवैया। इंसानों ने जो आज आधुनिकता के आड़ में जो है सब कुछ नष्ट कर दिया है, इस कारण गिद्ध भी आज विलुप्त हो गया है। हम भी देखते थे जब हम बच्चे थे, कहीं भी कोई जीव जंतु मरता था, लाखों करोड़ों में जो गिद्ध आते थे और चंद सेकेंडों में जो है किसी जानवर को जो है हड्डी सिर्फ छोड़ जाते थे। लेकिन आज के समय देखिए, कोई जीव जंतु मर जाता है तो रोडों के किनारे फेंका हुआ होता है, जंगलों में फेंका हुआ होता है, सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, लेकिन एक भी गिद्ध नज़र नहीं आ रहा होता है। आखिर ये गिद्ध का नष्ट होने का कारण कौन है? क्या सरकार का बढ़ता हुआ लालच या आम इंसानों की गलती? किसकी गलती है जिसके कारण गिद्ध जो है विलुप्त हो चुका है? शायद कहीं आपको चिड़ियाघर में कहीं नज़र आ जाए तो बड़ी बात है। थोड़ा सा देखा जाए तो राजस्थान के साइड भी गिद्ध नज़र आ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट आज जो पहले के समय में हर जगह पर नज़र आती थी, आज शायद नहीं आती है, क्योंकि कहा जाता है कि गिद्ध का जो है 100 योजन का नज़र होता है, वो 100 योजन दूर तक भी देख सकता है। इसलिए कहीं जीव जंतु मरता था, बहुत ही आसानी से वो देख लेता था और उसकी भक्षण करके पर्यावरण को जो है साफ सुथरा और हमारे लिए स्वच्छ बना के चला जाता था। लेकिन आज गिद्ध जो है विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है और विलुप्त भी हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो सिर्फ ये चिड़ियाघर में ही नज़र आते हैं, बाकी बाहर तो ये नज़र आते ही नहीं है। सोचिए, विचार कीजिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम ऐसे बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे से हाथ
धोप देंगे जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था। इवन कि आपको पता है कि चंदन की लकड़ी कितनी महत्वपूर्ण थी और आज के समय में वो भी विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। इस पे फिल्म जो बनाई गई वो मिलेनियम कमा लिया। चंदन के तस्करी वाला फिल्म तो आपने देखा ही होगा, जिसका एक्शन भी आप लोगों को हर समय याद रहता है। उसने तो पूरा करोड़ रुपया कमा लिया, लेकिन सरकार का आंख नहीं खोला कि ये चंदन अब हमें विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं, क्योंकि लोगों ने इसको इतने बेदर्दी से काटा है कि पेड़ पौधे भी कर्रा उठे हैं कि इतनी तो कभी हमने देखा ही नहीं लोगों की लालच, जितनी लालच आज दिखा रहे हैं। तो आप लोग भी फिल्म में देखे होंगे, हंसे होंगे और पुष्पा का नाम लिए होंगे, लेकिन आपने इस गंभीर मुद्दे को नहीं समझा कि आखिर इसमें चंदन की बातों पर इतना जोर क्यों दिया गया, और लोग इसी तरह से जो है चंदन को विलुप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आपने तो सिर्फ फिल्म का मज़ा उठाया, वास्तविकता को आपने कभी नज़र नहीं दिया। सभी जीव छोटे या बड़े पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब यदि हम पहले पॉइंट के अंतर्गत बात करें तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति, तो यहाँ पर हम वनस्पति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये वनस्पति बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और संक्षिप्त भी है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके एग्ज़ाम के लिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 9th में भी ये क्वेश्चन कई जगहों पर पूछा जाता है CBSE वाले बुकों में। तो ये काफ़ी 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो वो नोट कर ले और कौन कौन से उसको अच्छे से याद कर ले तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। आगे देखते हैं हम इसके टॉपिक के रिगार्डिंग। देखा जाए तो संसार के किसी अन्य भागों में के रूप में भारत की प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण भी जलवायु, भौगोलिक और मिट्टी कारकों द्वारा ही होता है। ये तो आपको भी पता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति और निर्धारण भी जलवायु और भौगोलिक और मिट्टी कारकों द्वारा ही संभव है। तापमान, वर्षा और स्तरीकृति परिस्थितियों के कारण और कारकों के आधार पर भारत की विविध वनस्पतियाँ के वितरण नीचे संक्षिप्त में वर्णित है। घने प्राकृतिक वनस्पति उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उत्तरी मैदान और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम वनस्पतियां हैं और अधिकांश क्षेत्र पर खेती की जाती है। दक्कन क्षेत्र में पूर्ण रूप से कांटेदार झाड़ियां और पनपती जंगल से भी भरा हुआ होता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति छोटे मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें इसको प्राकृतिक वनस्पति को 205 भागों में बांटा गया है। पहला यही आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पनपती वन, उसके बाद कटीले वन और ज्वारीय वन और उसके पश्चात हिमालय वन। कहते जंगल भी मानवकृत होते हैं। यह शहरी क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। हालांकि इस पाठ में केवल प्राकृतिक वनों को ही प्राकृतिक वन के रूप में चर्चा की गई है। यानी देखा जाए तो हम सिर्फ प्राकृतिक के ही विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम मानव द्वारा भी निर्मित होती सकती है, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को निर्धारित करना है जो प्राकृतिक ने स्वयं बनाए हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारे समक्ष यही आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वन क्षेत्र में पूरे साल नम और गर्म जलवायु के कारण पेड़ हरे बने रहते हैं। यानी यहाँ पर जो है पौधों को विकास के लिए वो सारे जलवायु मिल जाते हैं, जो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इन पौधों की पत्तियाँ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन पेड़ों की पत्तियाँ जो है किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती। जैसे हमारे देखा जाए भारत के कई क्षेत्रों में, ठीक है, अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में देखोगे तो जैसे ही पतझड़ आती है सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्रों में कहते हैं साल में किसी भी समय जो है मौसम में पत्तियां नहीं गिरती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के रूप में जाना जाता है। इसलिए ये सदाबहार वन कहलाते हैं और यह वन एक छोटी शुष्क ऋतु के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है 200 से ऊपर रहती है और पेड़ जो है 60 मीटर या अधिक ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं। यानी यहाँ की साइड के पेड़ देखोगे तो 60 मीटर से भी ऊंचे होते हैं। इन घने वनों में सभी प्रकार के मिश्रित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी हर प्रकार के वनस्पतियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत पेड़, झाड़ियाँ, लताएँ, जमीन पर फैलने वाले पौधे और फन जैसे बहुपरतीय संरचना वाले होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए इन वनों को अधिक आर्थिक उपयोग स्वीकार नहीं है, यानी इन वनों का आर्थिक उपयोग स्वीकार्य नहीं है। पेड़ों और प्रजातियों की संख्या छोटे क्षेत्रों में बहुत बड़ी होती है, यानी देखा जाए तो ये बहुत कम छोटे क्षेत्र में बहुत सी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। सुगंधित लकड़ियाँ, अबनूस, मेहगानी, रबर, जैक लकड़ी, बांस आदि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो उष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। भारत में देखा जाए इस प्रकार के वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्सों में। इन जंगलों की लकड़ी फर्नीचर, हस्तकला आदि में प्रयोग किए जाते हैं और भूस्खलन और भू संरक्षण रोकने के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होते हैं। उसके पश्चात है उष्णकटिबंधीय पनपती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पनपती वन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन वनों के पेड़ अपने पत्तों को वर्ष में एक बार गिराते हैं, यानी इन वनों के पेड़ पौधे जो होते हैं साल में एक बार जरूर गिरा देते हैं। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय पनपती वन कहा जाता है, क्योंकि ये पनप रही होती है। ये वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर फैले हुए हैं और यह वन 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में बहुत आसानी से ये पाए जा सकते हैं। और यहाँ तक इस प्रकार वनों की जो भौतिक वितरण का संबंध है वह दक्कन के पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत में ये पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पनपती वन जो है मैक्सिमम क्षेत्रों में पाया जाता है, जो हम मैप के अध्ययन करके भी देख सकते हैं। इन वनों को खेतों के उद्देश्य के लिए मानव द्वारा व्यापक तौर पर उपयोग में लाया गया है। फिर भी प्राकृतिक वनस्पति कुछ क्षेत्र हिमालय की तटवर्ती, प्रायद्वीपीय पठार और देश के मध्यवर्ती भागों के पर्वतीय क्षेत्र के साथ पाए जाते हैं और वर्षा की उपलब्धता के आधार पर इन वनों की आर्द्र और पनपती और शुष्क पनपती में विभाजित किया जाता है। यानी आर्द्र पनपती और शुष्क पनपती विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं आर्द्र पनपती और शुष्क पनपती क्या होता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अर्ध पनपती वन। देखिए अर्ध पनपती वन का मतलब होता है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में ये बेखूबी पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भाग, हिमालय के तटवर्ती, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों के साथ जो पूर्वोत्तर राज्यों में मुख्य रूप में ये पाए जाते हैं। और सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, महुआ, जामुन और सतुत इन वनों के काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अर्ध पनपती वन जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बरसात करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करें हम शुष्क पनपती वन जो कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वन प्रायद्वीप पठार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र के आंतरिक भागों में पाया जाता है और इस वनस्पति के पेड़ सलगोन, साल, पीपल और नीम किस्म की प्रजातियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात आता है कटीले वन। देखिए कटीले वन जो है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो देखा जाए बरसात की मात्रा बहुत ही कम होता है। अब देखिए जहाँ पर रेन कम होता है, नाम से भी आपको जगह का समझ में आ गया होगा कि सबसे कम वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, तो वही क्षेत्र जो है कटीले वन के रूप में जाने जाएंगे। इसके जो है विशेषताएँ जो है कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ ही पाई जाती है। इस भाग की जलवायु जो है मुख्य रूप से घने वनस्पति का समर्थन नहीं करती है, यानी घने वनस्पति यहाँ पर नहीं मिलते हैं। दूर दराज में इक्का दुक्का ही पेड़ पौधे नज़र आते हैं। वो जो है मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अर्धशुष्क क्षेत्रों में सहित प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भागों में यह पाया जाता है। इस वनों की वनस्पति व्यापक रूप से छोटे पेड़ों और झाड़ियों के रूप में गहरी जड़ों के साथ पाया जाता है। इन वनों की जड़ें जो है जल संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इनके जड़ें जो होती है बहुत काफ़ी डीप चली जाती है। कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है और जड़ें जो है बहुत नीचे जाके पानी अब्जॉर्ब करती है और जिसके कारण जो है वो अपना जीवन बनाए रखती है। इवन की जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ जो है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या होता है कि कांटे के रूप में परिवर्तन इसलिए होता है कि इससे पानी का जो है वाष्पीकरण कम हो सके। इसलिए देखा गया है कि कैक्टस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण
पौधा इस क्षेत्र में मिलता है, इसमें सिर्फ कांटे होते हैं और ये जो है क्लोरोफिल जो अपना भोजन बनाती है वो अपने पाठों से बनाती है। और देखा जाए तो अकालिया, बबूल, कैकटिया, खैर, खजूर, तार प्रकार के पेड़ सामान्य रूप से इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब चलिए देखते हैं मैप, और मैप के अध्ययन से जानने की कोशिश करें कि किन क्षेत्रों में कौन सा वनस्पति जो है अपना चरम स्थान रखता है। तो चलिए मैप का अध्ययन करें। यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैप है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत प्राकृतिक वनस्पति को यहाँ दर्शाया गया है कि भारत में कौन कौन से वनस्पति पाया जाता है। अब ज्वारीय वन देखिए, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन देखिए, उष्णकटिबंधीय पनपती वन देखिए, कटेदार वन देखिए, हिमालय वनस्पति यहाँ देखिए। अगर हम बात करें ज्वारीय वन, तो ज्वारीय वन आप देख सकते हो स्क्रीन में किसी किसी क्षेत्र में ही पाया गया है, बहुत ही कम क्षेत्र में जो है ज्वारीय वन। और ज्वारीय वन जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है समुद्र के किनारे हैं, और इवन कि मानचित्र में भी आपको दिख रहा होगा कि समुद्र के किनारे ही ज्वारीय वन है, जहाँ पर सदैव ही जो है ज्वार भाटा आता ही रहता है। और देखा जाए तो ये पेड़ पौधे जो होते हैं मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर ही होते हैं। यहाँ इवन कि जड़ तो होती तना भी जो है पानियों में ही मिलती है, और ये पानी के क्षेत्रों में ही पाया जाता है, जैसे मैप में भी दिख रहा है। अगर हम सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो ये आप देख सकते हो केरला के साइड जो है महाराष्ट्र तक फैली हुई है, या कन्याकुमारी नीचे तक फैला हुआ है। इवन कि अगर हम देखा दूसरे क्षेत्रों में देखें, बंगाल की साइड देखें तो वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन। उसके पश्चात हम देखें तो उष्णकटिबंधीय पनपती वन है, और उष्णकटिबंधीय पनपती वन पूरे भारत में अपना दबदबा बना रखा है, जैसे कि मानचित्र में भी आप देख सकती हो। आप देख सकते हो कि हर एक क्षेत्र में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए इतना तकल्लुफ़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हो कि भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों में जो है आपका उष्णकटिबंधीय पनपती वन ही नज़र आ रहा है। और एग्जामिनर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप देख रहे हो मानचित्र, इस मानचित्र दर्शाने वाले क्वेश्चन भी वहाँ पर होते हैं, तो ये मानचित्र को आपको अच्छे से अध्ययन करना है। अगर देखिए कटक वन देखिए, कटक वन कहाँ है? अब जनरल कटेदार वन कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान के साइड ही पाया जाएगा, गुजरात के साइड ही पाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो है सेंटर में भी पाया गया, इवन महाराष्ट्र के क्षेत्र भी कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है कटीले वन है। इन क्षेत्रों में कटीले वन इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इनको जो है सारे पौधे जो होते हैं कांटे के रूप में उनके पत्ते कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इसलिए होता है कि वो जो है वहाँ पर वर्षा उत्सर्जन को बचाया जा सके, यानी जब धूप पड़ती है तो इनके पौधों में पानी का हर्ष ना हो। अगर पानी का हर्ष होगा तो ये पौधे बहुत आसानी से जो है सूख जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी की बहुत अभाव होती है, और इनके जड़ें भी जो होती है बहुत काफ़ी डीप चली जाती हैं। अगर हम हिमालय वनस्पति की बात करें तो आप देख सकते हो हिमालय जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कि हिमालय क्षेत्र में ही नज़र आएगा, और हिमालय क्षेत्र में ही नज़र आ रहा है। तो ये एग्ज़ाम में आपको दर्शाने के लिए इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मानचित्र समझ लेते हो तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन से जो है पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकती हो। तो मैप आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा विश्वास है, और ये शायद आप भूलोगे भी नहीं। चलिए आगे टॉपिक हम बढ़ाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ज्वारीय वन। जैसे नाम से ही आपको पता है कि ज्वारीय क्षेत्र में होता है। कहते हैं नाम से ही साफ है कि ये वन ज्वार और आर्द्रभूमि असरकृति जो है प्रभावित दलदली जार खाड़िया में पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र की विशेषता है मिट्टी गाढ़, यानी मिट्टी की गाढ़ होती है, कीचड़ होती है, और पानी धरातल पर जमे हुए सदैव रहते हैं। जड़ें और पेड़ की शाखाएं विशिष्ट अवधि के लिए जो है जलमग्न रहता है, यानी ये पानी में ही डूबा हुआ रहता है। इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जा सकता है। मैंग्रोव वन के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी आपको ज्वारीय वन आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंग्रोव वन के नाम से भी इसको जानते हैं हम। मैंग्रोव व्यावहारिक रूप से मोटी पत्तियों और साथ सदाबहार वन रहते हैं। वनों की इस प्रकार को हम सुंदर वन भी कहते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष जो है सुंदर वन में अधिकांश पाए जाते हैं, यानी मैंग्रोव और सुंदरी जो है वृक्ष इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि तार, नारियल, केवड़ा और अगर अन्य जो है महत्वपूर्ण ज्वारीय वनों की प्रजातियां भी नज़र आती है। और यह दिलचस्प है कि इस प्रकार वन बड़े पैमानों पर वर्ज्य के दोहन से दूर पाए जाते हैं, यानी इसका जो है हम उपयोग कम से कम ही कर पाते हैं, क्योंकि ये वने जो है अभी भी संरक्षित ही है, क्योंकि वहाँ से जो है बहुत काफ़ी जो है व्यापार करना मुश्किल पड़ जाता है। और ये वन तटों के सहारे स्थित है, और ये चक्रवात के खिलाफ
संरक्षण प्रदान करते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। जो चक्रवात से इंसान लड़ नहीं सकता, उससे जो है पेड़ पौधे बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं और इंसानों को बचा सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है हिमालय वनस्पति। देखिए जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह वन मुख्य रूप से हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तापमान घटने और ऊंचाई बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां पहाड़ी ढालों और जो है प्राप्त सूर्य किरणों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। परिस्थिति तंत्र अत्यधिक जो है नाजुक होते हैं और हाल के दशकों में कई तरीकों से हिमालय के वनों का शोषण किया गया है। तो जो कहते हैं इंसान जितना आज तरक्की कर रहा है उतना ही प्राकृतिक का जो है दोहन भी कर रहा है। अपेक्षाकृत कम ऊंचाई 1000 मीटर तक जो है गर्म जलवायु और वर्षा की मात्रा इन क्षेत्रों में घने वनस्पति की विशेषता होती है। और देखा जाए तो ये वन उष्णकटिबंधीय वन की तरह ही लगते हैं। ये जो वन है उष्णकटिबंधीय वन की तरह ही लगते हैं और इन क्षेत्रों में साल और बांस मुख्य प्रजातियां हैं। यानी साल और बांस जो है इसके प्रमुख प्रजातियां हैं। और देखा जाए तो 100 से जो है 200 मीटर की ऊंचाई के बीच सदाबहार चौड़ी पत्तियां वाले इन वनों ओक और जो है चेस्टनट इपाई वाली प्रजातियां हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी हिमालय में एक ही ऊंचाई उष्णकटिबंधीय जो है पाइन वनों के लिए घिरा हुआ है और एक हिस्से में आमतौर पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय में अर्धशीतोष्ण वन जो है 1500 से लेके 3500 की ऊंचाई पर जो है 100 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ये बेखूबी पाया जाता है। और इसमें ओक, आर्लेस, चेस्टनट, देवदार, सीडर और सिल्वर स्प्रूल एक प्रकार के फल आदि हिमालय पर पाया जाता है। यहाँ के वन व्यापक रूप से फर्नीचर के लिए शोषण किया जाता है, यानी फर्नीचर बनाने के लिए इन वनों का जो है बेखूबी दोहन किया जाता है। हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पति का अंतिम प्रकार जो है अल्पाइन वनस्पति है, जो बड़े और व्यापक जो है उच्च भूमि चरगाह और दूर दूर तक फैले पाइन, बर्च और सिल्वर, देवदार और एक प्रकार का फल जो पेड़ के साथ जो 3000 से के बीच जो है 3800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे मिलते हैं। और इवन कि हमारे दैनिक जीवन में इन्हीं पेड़ पौधे का जो है दोहन किया जाता है, यानी लोग जो है व्यापार करने के लिए इन्हीं पेड़ पौधों का बखूबी उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण भारत में वन जीवन। देखिए भारत में वन जीवन का अपना एक महत्व है। कहते हैं आप पहले ही पाठों में अध्ययन कर चुके हैं कि आपने अनोखी जो भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में जो है वन्य जीवन समृद्ध है, क्योंकि भारत में जो है वन्य जीवन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय वन जीवन एक महान प्राकृतिक विरासत है और यह अनुमान है कि सभी ज्ञात पृथ्वी में पौधे और जानवरों की प्रजातियों में 80% भारत में ही पाए जाते हैं और कई पौधे संश्लेषित पदार्थ मानव और अन्य जानवरों में स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। हाल के दशकों में मानव अतिक्रमण के कारण भारत के वन जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो हाल के दिन में जो अपने आप को लोगों ने मॉडलाइज कर लिया है, मॉडल जमाने में आ गए हैं। कहते हैं वन्य जीवन का उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से दोहन किया है और इसका जो है वन्य जीवन में बहुत ही बुरा असर पड़ा है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय पार्क, वन जीव अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों को विकसित किया गया है। कहते हैं बहुत सरकार के द्वारा जो है पार्क बनाए गए हैं जिसको संरक्षण के क्षेत्र में रखे गए हैं। वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वन जीवन का संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान का विस्तार किया गया है। हालांकि देखा जाए प्रावधान विस्तार किया गया, हालांकि विभिन्न कार्यक्रम के तहत हमारे देश में जैविक विविधता को संरक्षण बचाव के प्रयास भी काफ़ी किए जा रहे हैं। भारत में प्राकृतिक कहते निवास के विशाल क्षेत्र में संरक्षित पौधे और पक्षियों के लिए 551 वन जीवन अभयारण्य हैं और देखा जाए तो 96 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 25 झीलें हैं और 15 जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के लगभग सभी राज्यों में फैले हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ 33 जो है बोटेनिकल गार्डन है और 375 प्राणी उद्यान है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हिरन पार्क, सफारी पार्क, एक्वेरिया आदि बहुत पाए जाते हैं और क्षेत्रों में विलुप्त प्राय वन जीवन प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भी बनाया गया है। कहते हैं सरकार के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये प्रयास सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कारण क्या है? सरकार तो हर संभव कोशिश करती है, लेकिन ये
कोशिश सरकार के द्वारा थोड़ी होती है। सरकार के विभाग में जो लगे हुए व्यक्ति वो करते हैं, लेकिन उनको क्या, उनको तो एक बार जॉब सरकारी मिल जाए, आराम से कुर्सी पे बैठना है। वन जीवन को कौन देखता है? कहते हैं आज देखा जाए तो बहुत से क्षेत्रों में वनों का जो है विनाश किया जा रहा है, जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, कोई तरह के किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। सरकार ने बेशक यहाँ पर आंकड़े अच्छे लगा दिए हैं कि 551 वन जीवन अभयारण्य हैं। कई बार यूपीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे भी वहाँ पर बड़े है सुंदरता से जवाब देते हैं। लेकिन वो बच्चे जब आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, फिर कहते हैं चल वन जीवन को कौन देखता है, अभी तो हमें अच्छे से अपना रास्ता साफ करने हैं, पैसे के रास्ते बनाने हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, और जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं बच्चे वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको हर बात का ज्ञान होता है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कि जब वो पद प्राप्त कर लेते हैं तो कहाँ पर उनकी इंसानियत चली जाती है। कहते हैं इक्का दुक्का ही आईपीएस अफसरों का जो है पूरे देश में चर्चा होती है, बाकी देखा जाए तो हर साल इतने सारे बनते हैं और यही क्वेश्चनों से गुजरते हैं, यही प्रश्नों से गुजरते हैं और यही तकलीफ़ों से भी गुजरते हैं। फिर भी एक बार जब वो पद ग्रहण कर लेते हैं तो वो सिर्फ एक ही उनका सब कुछ बन जाता है, पैसा, सिर्फ पैसे। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत मैं हैरान होता हूँ कि विद्यार्थी लोग भी जब पढ़ाई करते हैं तो यही सब किताबों में लिखी गई बातें होती है, जब वन जीवन उसके संरक्षण उनको कैसे हम बचाएं। लेकिन ये विद्यार्थी जब अच्छे अच्छे पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो उनके जीवन में इनके संरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? कहते हैं ये लोग इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि ये वन जीवन की संरक्षण कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये बन जाते हैं फिर दोबारा क्यों नहीं इन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कदम उठाते हैं? क्यों न कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो लोग भी समझ जाएं कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो सिर्फ यही देखने में नज़र आया है कि सिर्फ कोई बन जाता है, उसके बाद कभी भी वो छोटे जगहों पर नहीं जाता है। कभी जाता है कोई चीज़ को देखने के लिए। बड़े बड़े मिनिस्टरों को मैंने देखा है कि कोई क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो उनके रास्ते बड़े साफ़ कर दिए जाते हैं, वहाँ पर गंदगी हटा दिए जाते हैं, पेड़ पौधों को साफ़ कर दिया जाता है। कहीं कोई मिनिस्टर जी को, कोई आईपीएस अफसर को कोई हल्का सा भी ऊंच नीच की वो ना आ जाए। तो ऐसा क्यों? क्या वो भली भांति नहीं जानते हैं जब वो आईपीएस नहीं थे, जब वो मंत्री नहीं थे, तो वो भी उसी रास्तों से गुजरा करते थे और उनको भी दिखता था। लेकिन जैसे वो बड़े बन गए वैसे ही उनके लिए सब कुछ साफ़ कर दिया। क्या उन्होंने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ये अभी अभी साफ़ किया गया है, आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? क्या ऐसे जंगल बना रखे थे यहाँ पर? मैं इस बात से सदैव हैरान रहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों कि जिस रास्ते से सभी बड़े बन जाते हैं उसी रास्तों को सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत से उदाहरण बनाए गए हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बड़े बड़े कॉम्पिटिशनों में भी पूछे जाते हैं। कहते हैं 275 प्राणी उद्यान, हिरण पार्क, सफारी पार्क, एक्वेरियम आदि अपने संबंधित क्षेत्रों में विलुप्त प्राय वन जीव और प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। भारत में वन जीवन के प्राकृतिक विनाश के प्रभावी संरक्षण उद्देश्य के लिए विशेष परियोजना बनाया गया है। अब देखिए कहते हैं प्राकृतिक विनाश के प्रभावी संरक्षण के लिए 1993 में बनाया गया था बाघ परियोजना और 1992 में हाथी के लिए विशेष परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, यानी सभी जीव जंतु के लिए हर एक परियोजना तैयार की गई है, लेकिन सब के सब विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी हैं। ये जानना अति महत्वपूर्ण है कि कुछ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए इन प्रयासों की सफलता अभी संभव है जब हर भारतीय जैव विविधता संरक्षण में अपनी भूमिका अदा करे। यानी देखा जाए तो हर लोगों को जो है अपना जो है रूल रेगुलेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात आता है वन्य जीवन जो है अभयारण्य, यानी वनस्पति अभयारण्य के मुख्य उद्देश्य वन जीवन के व्यवहार, आबादी और अपने वांछनीय वास के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए है। भारत वन जीवन अभयारण्य लगभग 2000 पक्षी स्तनधारियों के जो है 3500 प्रजाति और कीड़ों की लगभग 30,000 पौधे और 15,000 जो है किस्मों के घर हैं। आप समझ सकते हो कि पौधों के जितना 15,000 किस्में हैं और कीड़ों की लगभग 30,000 प्रजातियां हैं।
इन अभयारण्यों के वन क्षेत्रों में एशियाई हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, हेम तेंदुआ, साइबेरिया और क्रेन कई तरह के विलुप्त जानवरों और पक्षियों को प्रजातियों के विनाश करती है। भारत के वन्य जीवन अभयारण्य कई जानवरों की कुछ विशेष प्रजातियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए असम में काजीरंगा जो है भारतीय गेंडा के लिए जाना जाता है, जबकि केरल में पेरियार उसके हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में 551 वन जीवन अभयारण्य हैं। और भारत में कई प्रवासी पशुओं और जो है एलुबियो, रेडोस, समुद्री कछुआ, साइबेरियंस, क्रेन और राजहंस की तरह पक्षियों का घर भी है। तो देखा जाए बहुत चीज़ों के लिए जो है भारत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक और ऐतिहासिक वस्तुओं और वन्य जीवन संरक्षण करने का है। सभी चीज़ों का जो है यही उद्देश्य होता है कि वन्य जीवन संरक्षण। अगर मान लीजिए कोई IPS में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको वन संरक्षण कोई जीव अगर विलुप्त के कगार पे है तो आप क्या संरक्षण करने के लिए कीजिएगा, तो IPS के जो स्टूडेंट होगा बड़ी ही सफलतापूर्वक उसका आंसर देगा, बहुत ही चतुराई भरा आंसर देगा। लेकिन जैसे वो IPS बन जाएगा, वो जो आंसर दिया था उसका एक बात भी वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं संरक्षण करना शायद इन लोगों को है ही नहीं बात इनमें, तो कहाँ से कर पाएंगे संरक्षण। मैं तो कहता हूँ आप इतने बड़े अफसर हो, इतने अच्छे से कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप लोग कहते वन जीवन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रहे हो। कहते दिखावा नहीं करना है, कुछ करके देखिए, कुछ जानिए, तब जाने कि आपने पर्यावरण के लिए क्या किया और क्या पाया। कहते हैं इस बहुत ही नुकसान पहुँचाया गया है। और 1970 में भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, जो 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। और इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य थे: विलुप्त प्रजातियों के अधिनियम को सुबंधित सुरक्षा प्रदान करना और राष्ट्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत देश के संरक्षण क्षेत्रों में कानूनी समर्थन प्रदान करना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कानूनी समर्थन तो मिलती है लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है राष्ट्रीय पार्क में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से दुर्लभ प्रजाति है जो अब खत्म होने के कगार पे हैं। आप देखिए दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो हुंगुल माघ सीजन खत्म होने के कगार पे दुर्लभ हो चुके हैं। कावोट उत्तराखंड में जो है बाघ, हाथी, पैंथर, हिरन खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में जो है बाघ, हाथी खत्म होने के कगार पे हैं। कान्हा जो मध्य प्रदेश में है बाघ और बारहसिंघा के जो है दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात आता है बंदीपुर कर्नाटक, जिसमें बाघ, बड़िघाल जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आता है। वहीं परियार केरल जो है हाथी के लिए जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान में जो है विभिन्न प्रकार के जलीय पक्षी के लिए जाना जाता है। मरुस्थलीय पार्क राजस्थान जो है मरुस्थलीय भेड़ और लोमड़ी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और गिर गुजरात जो है शेर, पैंथर, चीता के लिए जाना जाता है। और काजीरंगा असम जो है गेंडा, जंगली भैंस के लिए जाना जाता है। वही मानस देखें तो असम में हाथी, पेंडे और जंगली भैंसों के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात आता है मेदाफा जो अरुणाचल प्रदेश में है, बाघ, गेंडा, जंगली भैंसों जो कि विलुप्त स्थान है। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल, जहां रॉयल बंगाल शेर जो है खतरे के कगार पे खड़ा हो रखा है, जिसका कोई आज जो संरक्षण करना इतना संभव नहीं रह गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो मैप आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में वन्य जीवन अभयारण्य काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। देखिए यहाँ पर जो डॉट दर्शाया गया है वन्य जीवन अभयारण्य दिखाया गया है और ये काफ़ी है, चाहे दादी गंजाउत जम्मू कश्मीर साइड दिख रहा होगा, राजा जी है, उसका करोबोट है, बनवासा है, वही महामनद है, गोरुमारा है, मानस है, काजीरंगा है, चचुकोका है, पिराराम है, कब्बल है, सरीका, भरतपुर, रणथंभोर, ठीक है, वहीं बंदीपुर, काफ़ी जगह दिखाया गया है। लेकिन पक्षी अभयारण्य जो है कुछ 3 ही क्षेत्र में दिख रहे होंगे। एक तो है रन गाती टूटू में और एक इधर साइड आपको दिख रहा होगा और एक जो है आपको भरतपुर के साइड है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल्स जो बनी हुई है राष्ट्रीय उद्यान के लिए है, जो कि कन्हा किसली है, कन्हौरी है, गिर है, दोबा है, तो काफ़ी क्षेत्र जो है सिलाबूपुरी भी है इसी के अंदर, आसिम पिपला भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे जो है वन्य जीवन अभयारण्य क्षेत्र है जो हर एक जीव जंतु को संरक्षण प्रदान करने के लिए अग्रसर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्द्रभूमियाँ। देखिए आर्द्रभूमि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आर्द्रभूमि जो है भूमि की जो है मिट्टी नमी के साथ या तो अस्थायी रूप से या ऋतुओं जो है संतृप्त के अनुसार एक क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र पानी के उथले तालाब द्वारा
आंशिक रूप से या पूरी तरह से घिरा रहता है। कहते हैं झीलों, दलदले, दलदल, एवोल और दूसरे जो है बीच में है शामिल होते हैं। झीलों में पाए जाने वाला खारा पानी ताज़ा पानी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण झील भी प्राकृतिक उपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के रूप में सेवा करता है और अर्ध जो है भूमियाँ जैविक रूप से पारिस्थितिक प्रणालियों के विविध रूपों में माना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौधे का जीवन झीलों में पाए जाने वाला सदाबहार पानी, लिली, कैक्टस में सेमरोटेक्स और कारेसबुर जो है प्राइसप्रेस और गोंद और कई अन्य शामिल हैं इसके अंतर्गत। और कहते हैं पशु जीवन में कई अलग अलग उभयचर जो है सरीसृप, पक्षी, कीड़े और स्तनधारी शामिल होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना स्थान। वही बात करें हम आंध्र भूमियाँ जलवायु परिवर्तन के संबंध में दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके पास पानी के नियंत्रण करने और भंडारण करने की क्षमता के माध्यम से कार्बन और अनुकूल के प्रभाव को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभाव का बचाव है। और अर्धभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व या रामसर समझौता और अर्धभूमियों पर समझौता जो है वैश्विक अर्धभूमि नुकसान और जो निम्नीकरण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और संधि का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व को जो है अर्धभूमियों की सूची तैयार करना है। संसार के अर्धभूमियों के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य के साथ जो है बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग को बढ़ावा देना भी है। कहते विभिन्न विधियों द्वारा जो है अर्धभूमि क्षेत्रों को अधिकांश भाग को जो है उपयोग और जो है सीमित करना है और जनता को शिक्षित करके भ्रम दूर करना है जो भूमि बर्बाद भूमि नहीं है। तो ये बात तो है कि जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है। जब तक जनता अच्छे से पढ़ेगी नहीं, समझेगी नहीं, इन चीज़ों का जो है संरक्षण करना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है, हर चीज़ों के लिए अग्रसर नहीं हो सकती है। इसलिए जनता को इस बात को समझने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए हमारे समक्ष आया भारत का अर्धभूमियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अष्टामुंडी देखिए केरल में जो है 614 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसी तरह से भीतर कनिका मैंग्रोव जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में ही है। और पूर्वी कोलकाता जो है अर्धभूमियाँ जो है पश्चिम बंगाल में है। वहीं कलेरू जो है झील जो है आंध्र प्रदेश में है। और लोकतक झील जो है मणिपुर में है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर देखें तो पॉइंट कालीमर जो है तमिलनाडु में है और ये जो 385 क्षेत्रफल इस पे फैला हुआ है। पौंड डैम झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। संभर झील जो है राजस्थान में है। और सोमोगिरी जो है जम्मू और कश्मीर में है। ऊपरी गंगा नहर जो है उत्तर प्रदेश में है। और बिनव कोल्स अर्धभूमि जो है केरल में है। जो है बुलेट झील जो है जम्मू और कश्मीर में है। हरेक झील जो है पंजाब में है। और भोज अर्धभूमि जो है मध्य प्रदेश में है, तो जो कि 32 किलोमीटर तक फैला हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण सारे झील है जो काफ़ी क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है जैव आरक्षित क्षेत्र। कहते हैं जीव मंडल सुरक्षा बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्रों के पारितंत्र प्रतिनिधित्व में आनुवांशिक विविधता को संरक्षित कर रहे हैं। भारत सरकार ने 15 जो है जीव मंडल सुरक्षा स्थापित की है, जो कि एक बड़े प्राकृतिक निवास स्थान है। एक राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीवन अभयारण्य से और प्रायः एक या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क और या अनाथ क्षेत्र हैं और वे कुछ आर्थिक उपयोग के लिए खुले हुए रहते हैं। संरक्षण न केवल आरक्षित क्षेत्र की वनस्पतियों और जानवरों के लिए प्रदान करता है, बल्कि यह भी मानव समुदाय के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इन क्षेत्रों में रहते हैं और उनके अनुसार जीवन बिताते हैं। इन्होंने स्थापित करने के उद्देश्य भी होते हैं। कहते पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के जीवन की विविधता और अखंडता संरक्षित होती है। कहते हैं क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, शिक्षा, जागरूकता और ऐसे क्षेत्रों में जीवन जीने का जो है प्रशिक्षण भी दी गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत मैप। अब यहाँ पर आपके समक्ष जो मैप आया आप देख सकते हो कि भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, तो नदा देवी हो गया, पंचमंडी हो गया, अचनाकमार हो गया, सुंदरबन हो गया, सिमलीपल हो गया, मानस हो गया, डिब्रू, काफ़ी क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जैव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैप के अंतर्गत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब देखिए हम यही बात करते हैं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ नाम दिया गया है और यहाँ पर राज्य दिया गया है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है नीलगिरी। नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। वही मीनार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में है। वहीं सुंदरबन देखें तो पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात बात करें तो पंचमंडी है, मध्य प्रदेश में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही सिंपलीपल तो देखें जो उड़ीसा में है। और देखिए अचना कमार जो है अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही मानस देखें तो असम में है। कचजंगा जो है सिक्किम में है। अगस्थमाला जो है केरल में है। और ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। वही नोकरेक जो है मेघालय में है। और डिब्रू सिलोबा जो है असम में है। वहीं कच्छ का रण की बात करें तो ये कच्छ का रण जो है गुजरात में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर दर्शा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूर है एग्ज़ाम व्यू से। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, समझिए और अच्छे से जो है अंक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता। आखिर जीव जंतुओं की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अगर इसकी संरक्षण की आवश्यकता है तो लोग इतना अंधे क्यों हो गए हैं? ये बहुत से प्रश्न उठते हैं। कहते हैं बड़े बड़े किताबों में यही बात लिखी गई है कि जैव विविधता का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैव नहीं रहेंगे तो मनुष्य नहीं रहेंगे, क्योंकि यही एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। फिर भी इंसान न जाने क्यों आँख से अंधा, कान से बहरा और सोच से जो है गया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? जब हमने बड़े बड़े क्लासों में स्टडी किया है, छोटे क्लासों में इवन स्टडी किया है, कहते हैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं इसमें सभी में इन्हीं बातों पे हमें शिक्षा दी जाती है कि जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी इंसान क्यों लालच के आड़ में अपने जो है जीव जंतुओं को इस प्रकार नष्ट कर रहे हैं कि लगता है कुछ ही समय उपरांत जो है इनकी विनाश सुनिश्चित कर देंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहते हैं जीन प्रजातियों और क्षेत्र की परिस्थिति तंत्र कुल संख्या के रूप में जैव विविधता का वर्णन हमने किया है पूरे सिलेबस में। हमने यह भी सीखा है कि जैव विविधता पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए आधार है। कहते हैं जैव विविधता पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक आधारशिला है। अगर ये जैव नहीं रहेंगे, जैव नहीं होगा तो इंसानों के अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम भोजन, पानी, आश्रय और तंतुओं के लिए प्राकृतिक पर आश्रित हैं और यह सभी अंतर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोई भी एक घटक बाधित हो तो जैव विविधता का अन्य घटकों का एकाधिकार प्रभाव होगा। जैसे मान लीजिए एक जीव को खाने वाला जीव अगर मर जाता है, जैसे टिड्डा ही है, अगर टिड्डा को खाने वाला जीव मर जाता है तो टिड्डे की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि शायद इंसान को भी वो खा जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे पेड़ पौधा ही आप लोग नष्ट कर रहे हो, और पेड़ पौधा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इवन फल फ्रूट भी हमें देता है। तो सोचिए क्या अवस्था पैदा हो सकता है अगर हम इन चीज़ों का जो है दोहन विवेकतापूर्ण न करें। यदि हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण चाहते हैं तो हमें उसी संदर्भ में देखना होगा जैसे हम उनका दोहन करते हैं। समय आ गया है कि हम अपने जीवन शैली को देखें। अगर हम आज नहीं सुधरेंगे, अगर आज जीवन शैली को नहीं देखेंगे तो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें, नहीं तो हम इसके विनाश के कगार पर स्वयं ही खड़ा हो जाएंगे। और यह प्रकृति के साथ सद्भाव लाने का समय है। वनस्पति हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हम सब देखें कि पौधे और वनस्पति में कैसे प्रभावित करते हैं। कहते हैं ये जीव जंतु इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन पे ध्यान अगर हम आज नहीं दिए तो आने वाला वक्त में भी शायद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए इसी के अंतर्गत देखें कि हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे जैव विविधता संरक्षण के लिए अनिवार्य कदम हो सकता है। पहला पॉइंट कहता है वनस्पति जैव विविधता के एक प्रमुख घटक है। वनस्पति के बिना जानवरों और कुछ सूक्ष्म जीव के लिए बास, भोजन, ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। देखिए कितना बड़ा इफेक्ट दर्शाया गया है कि वनस्पति के बिना जानवरों, कुछ सूक्ष्म जीव
के लिए वास, भोजन, ऑक्सीजन की कमी से सब जीव जंतु जो है मर जाएंगे। इसलिए वनस्पति जैव का विविधता होना बहुत ज़रूरी है। पौधों की जड़ें मिट्टी तंत्र को एक साथ बांधे रखती है। पौधे जो होती है मिट्टियों को बांधे हुए रखती है और हवा में उड़ रही धूल एवं पानी तो टकराव से भी बचाती है। मान लीजिए हवा उड़ रहा है तो पेड़ पौधे जो है आगे अधिक दूर तक उड़ने नहीं देती है। ठीक है। वनस्पति जल चक्र में प्रमुख भूमिका निभाती है। पौधे जमीन में पानी खींचकर हवा में जलवाष्प के रूप में पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अंततः वनस्पति जमीन और वातावरण के बीच एक कड़ी प्रदान करते हैं। अब कितना महत्वपूर्ण है इन पॉइंटों से ही आपको समझ में आ सकता है। वनस्पति एक प्राकृतिक बाधा है और धरातल सतह पर पानी के प्रभाव को कम कर देती है कि धरातल पर जो पानी की बहाव तेज होती है उसको जो है पेड़ पौधे कम कर देते हैं। उसके पश्चात है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वनस्पति हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है और यह ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको दूर करता है और ये ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। हवा में विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है। यानी हवा में विद्यमान अन्य प्रदूषक भी वनस्पति द्वारा सोख लिया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वनस्पति एक स्थिर एवं संतुलन के रूप में कार्य करता है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में वनस्पति एक स्थिर व संतुलन के रूप में कार्य करता है और उसके विपरीत वनस्पति के साफ करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकलती है और यही ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उसके पश्चात है वन्य जीवन संतुलन भोजन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह भूमिका पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है और इसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता भी संतुलित रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अदृश्य सूक्ष्म जीव सफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता में सुधार और विशाल औषधीय महत्व को भी बढ़ा देता है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण न केवल दुनिया अथवा राष्ट्रीय विरासत के लिए बल्कि संसार किसी भी भाग के लिए, स्थानीय लोग अस्तित्व के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमें संसार के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सकारात्मक भूमिका को समझने की ज़रूरत है और यह जैव विविधता के संरक्षण में हमारा योगदान भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें स्वयं देखना चाहिए कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को हम अधिक से अधिक ना काटें और जितना पेड़ पौधे काटें उससे 2 गुना पेड़ पौधे हम लगा दें, क्योंकि इससे जो है प्राकृतिक में जो संतुलन बने रह सकते हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता कि सरकार को निर्भर रहिए, आप अपना स्वयं ही कार्य कीजिए। कहते हैं प्रेम आप करते हो प्राकृतिक से, सरकार नहीं करती है। सरकार तो आती से रूल बनाया जाता है लेकिन पालन तो आपको करना पड़ता है। अगर आप एक अच्छे नागरिक बन जाते हो तो मुझे इतना विश्वास है कि 100% हमारा पर्यावरण का जो है संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए एक केस स्टडी हम देखते हैं और इसके अंदर आप समझ सकते हो कि इस व्यक्ति ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जीव संरक्षण के लिए। तो वो आप भी बन सकते हो, लेकिन आप इन चीज़ों से दूर भाग रहे हो। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जैव विविधता संरक्षण में लोगों की भागीदारी एक अध्ययन के रूप में हमारे समक्ष आया है। कहते हैं 25 वर्षीय राजेंद्र सिंह अपनी नौकरी छोड़कर स्वयं व ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबंधित थे। यानी उन्होंने जो है अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दिया और गांव में ही विकास के लिए प्रतिबंधित हो गए। 4 साथियों के साथ वो एक बस में चढ़े और अलवर के निकट एक उजाड़ गाँव के लिए चल पड़े। इस बार अलवर ने खनिक और संग्रह करने वाले के लिए काम करने की अनुमति दे दी गई थी। वे लोग अपने जंगलों का नाश कर दिया था, यानी वो लोग अपने ही जंगलों को नाश कर दिया था। इस नदी और नाले सूख गए थे। उनके खेतों में खतरनाक बाढ़ मानसून की वर्षा के साथ आने लग गई थी और इन आपदाओं को से अत्यधिक ग्रामीण अपने जोहारों को छोड़ दिया और उन्हें शहरों में काम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। यानी सारे के सारे व्यक्ति जो थे शहर को छोड़कर गाँव को छोड़कर शहरों में प्रस्तापित कर गए। महिलाओं ने शुष्क भूमि पर जो है हल्की फुल्की फसलें उगाई और कई किलोमीटर दूर पर दिन में पानी खोजने के लिए जाती थी। अब यह अलवर था जब राजेंद्र सिंह अब पहली बार 1985 में पहुँचे। सबसे पहले वे खनावदोश जनजातियों के साथ काम भी किया और ग्रामीण मुद्दों में जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मुद्दों को समझने की कोशिश भी किया। यानी राजेंद्र ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थानीय गांव के बाड़ों की सलाह पर उन्होंने ग्रामीणों को संगठित किया, उन्हें पुराने जोहरों की मरम्मत और उनकी गहराई बढ़ाने के तरीकों की जानकारी भी दी।
वह ग्राम स्वावलंबन के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यह हर वर्ष गर्मियों के महीनों में 40 दिन तक सैकड़ों गांवों में आयोजित किया जाता था, और इस अभियान में स्वावलंबी ग्राम मृदा संरक्षण और उन्नत बीज हर्बल दवा का संग्रह और श्रमदान मुख्य गतिविधियां थी। कहते सिंह ने इस सभी गतिविधियों को समित ग्रामीण पारंपरिक अनुष्ठानों के चक्र के साथ शुरू किया। देखा जाए तो 1058 गांव में फैले 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 8600 जोहरे जल संरक्षण संरचनाओं की निर्माण में जो है प्रेरित भूमिका निभाई। इसमें से 3500 जोहरे जो है TBS द्वारा बनाया गया था, और इस समुदाय द्वारा बनाया गया जोहरों की सफलता को देखते हुए शेष 5100 संरचनाओं का निर्माण करने के लिए आम जनता को प्रेरित किया। अब देखिए यहाँ पर जो है ललन सिंह जी ने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, सरकारी नौकरी को छोड़ के, और प्राकृतिक प्रेम को यहाँ पर दर्शाया, और इन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सरकार नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग नहीं कर पाते हैं। कहते हैं जिसकी जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिल जाता है, और प्रकृति किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें रहने वाले हर एक जीव जंतु, वायरस, बैक्टीरिया सभी की है, तो सबका जो है महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। आप ये सोचिएगा कि सरकार का ये काम है तो शायद ये आप गलतफहमी में जी रहे हो। सरकार ना तो कुछ जानती है, सरकार तो सिर्फ अपना कार्य करना जानती है। कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाना जानती है, आप पे राज करना जानती है, प्राकृतिक संरक्षण की कोई कदम नहीं उठाई जाती। कहते हैं अगर सरकार कोई रिएक्शन भी लेते हैं, किसी व्यक्ति को जो है गलत कार्य के लिए पकड़ा भी जाता है तो अगले ही समय उसको छोड़ भी दिया जाता है। तो सरकार का यहाँ कदम जो होगा इतने महत्वपूर्ण नहीं रहेगी जितना आपका रह सकता है। अगर यही बात सिंह जी सोचते तो शायद आज इतनी बड़ी जो है प्रोग्राम यहाँ पर शुरू नहीं हो पाता, और लोग जो है स्वावलंबी नहीं हो पाते। कहते हैं अपने दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत समर्पण के माध्यम से वह अरावली पहाड़ियों के 1058 गांवों में लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। अब वह शुष्क भूमि को जो है कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। घने वृक्षारोपण के द्वारा बड़े भाग को जल प्रबंधन द्वारा एक वन्य जीवन आवरण में बदल दिया गया, और सूखी नदियों में साल भर जल का प्रवाह शुरू हो गया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण योगदान थी। जलीय जीवन और पक्षी अभयारण्य विकसित हुए, पशु जीवन जीवांत बन गया, और रेगिस्तान में पशु जीवन सभी और मुस्कुराते चेहरे के साथ निलंबित बन गए। तो कहते हैं एक व्यक्ति की जो परिश्रम से इतना कुछ हो सकता है, तो समझिए हमारे भारत का जो है जनसंख्या कितनी है। अगर इसमें से कुछ ही व्यक्ति अगर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, तो मुझे नहीं लगता कि प्राकृतिक में किसी तरह की आपदाएं आने वाला समय में आ सकता है। तो कहते हैं दोस्तों अपना आप कर्तव्य करना मत भूलिए। आप सोचेगा कि हम स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने आस पड़ोस में एक पौधा तो लगा सकते हो, एक पेड़ तो लगा सकते हो। अरे नहीं कुछ दूसरा पेड़ लगाना है, खाने पीने वाला ही पेड़ लगा दो, जैसे कि आम का लगा दो, कटहल लगा दो, अमरूद लगा दो। कम से कम इससे भी पर्यावरण को संतुष्टि तो होगा, पर्यावरण के लिए आपने कुछ ना कुछ किया है। सरकार की तरफ नज़र मत देखिए, सरकार कुछ नहीं करने वाला है। करना आपको पड़ेगा, करना हमें पड़ेगा, करना नागरिकों को पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं पर्यावरण संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये कई एग्जामों में आता है। चाहे आप जिस क्लास में भी पढ़ते हो, जो भी कंपटीशन देते हो, पर्यावरण के अंतर्गत कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तभी तो मैंने कई बार ये बात बोला है कि बड़े बड़े अफसर भी बन जाते हैं, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर कोई कदम नहीं उठाते, जबकि इन्हीं शब्दों को पढ़ के वो जो है बड़े बड़े अफसर बनते हैं। तो ये मुझे बड़ी खेद है कि लोगों की समझ सोच जो है बदल जाती है बड़े पोस्ट पे प्राप्त करने के बाद। चलिए वो तो उनकी प्रॉब्लम है, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आपसे एक ज़रूर बात कह सकता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप तिरपान नर्सरी सेंटर का हेल्प कर सकते हो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो व्यक्ति आपके संपर्क में होंगे वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और एनालाइज करेंगे। ये सोचना नहीं दोस्तों,
शेयर कीजिए, शेयर करना जरूरी होता है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी होता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस तरह से बहुत से वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहेगा। इवन कि जिस क्लास में भी पढ़ते हो उस क्लास के अंतर्गत कोई ना कोई वीडियो आपको समय पे मिलता रहेगा। एग्जाम के टाइम भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि त्रिपाण नर्सरी सेंटर जो है 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। तो इसको सेव कर लेने में ही भलाई है। आप सोचिए नहीं, विचार इतना नहीं कीजिए। जो आपको रेड सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण नर्सरी सेंटर से जुड़ जाइए।